हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि हमारा सीजीपीएससी मेंस के लिए पेड वीडियो सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमने दो सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, इंडियन इकोनॉमिक्स और सीजी इकोनॉमिक्स। तो अब जो हम उस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और तीसरा जो हमारा पार्ट चालू हो रहा है वो है पेपर 7 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और खेल से रिलेटेड जो हमारा पार्ट है सिलेबस में दिया गया उसको हम कवर करेंगे। देखिए, इस पार्ट से जो है पेपर 7 में 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल, जिसमें आपको 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसकी भारत के लिए क्या भूमिका है वो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस पार्ट को हम मैप के सहारे से कवर करेंगे ताकि जो 10 नंबर क्वेश्चन है आप उसमें जो है उसका महत्व भी बता सके कि भारत की भूमिका उसमें क्या क्या है। क्लियर है? तो इसमें ये पार्ट जो है आज से चालू होगा, 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा, जिसमें हम 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कवर करेंगे, यानी 30+ अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहेंगे। और खेल से जो हमारे इंपॉर्टेंट खेल हैं जो भारत की दृष्टि से, उसमें जो क्या क्या रूल्स होते हैं वो भी पार्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये उसका एक डेमो वीडियो है जिसपे आज हम कवर करेंगे आसियान को। ठीक है, आसियान क्या है, आसियान का भारत में क्या प्रभाव है, अच्छा और बुरा वर्तमान में, क्योंकि भारत का चीन से विवाद चल रहा है, तो आसियान उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, ये पार्ट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो सीरीज को ज्वाइन करना है तो इस पूरे वीडियो सीरीज का जो रहेगा वो रेट है 500 रुपीज, जो जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स और सीजी इकोनॉमिक्स का भी रहा था। तो इसके लिए आपको या तो आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हैं, जो कि इस नंबर पे आपको गूगल पे करना है, या पेटीएम या फोन पे भी कर सकते हैं 9131556425। इसके अलावा आप जो है पेमेंट करने के बाद इसी नंबर में व्हाट्सएप में आप मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, और इसी नंबर आपको अगर व्हाट्सएप में नहीं चाहिए वीडियो का लिंक और नोट्स का लिंक तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि आईडी है singhmonu291991@gmail.com। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप जो है ये उसका डेमो वीडियो मान के चलेंगे जो आसियान का है। इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो पेड रहेंगे, तो आप जो है अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वीडियो सीरीज भी उसमें आपको उसी नंबर, जिस नंबर से आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे या मेल करेंगे आपको, उसमें आपको वीडियो सीरीज का लिंक भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए हम अब चालू करते हैं, जो कि है आसियान, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे, 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे आप पिछले साल का ही पेपर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि जैसे कोई भी संगठन हो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वैसे ही हम भी इसको कवर करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि इस संगठन में कौन कौन से सदस्य हैं, यानी इस संगठन के जो संस्थापक सदस्य है वो कौन है, वर्तमान में इस संगठन में कितने सदस्य हैं, इस संगठन का मुख्यालय कहां पर है, इस संगठन का आप बोल लीजिए जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, इस संगठन को बनाने के उद्देश्य क्या है, और उसके बाद ये संगठन का भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत के लिए ये संगठन क्यों इंपॉर्टेंट है, जो 10 नंबर में बन सकता है क्वेश्चन, वो पार्ट हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आसियान, अगर हम आसियान का हिंदी में फुल फॉर्म देखें तो वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। याद रखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, या आसियान की स्पेलिंग होती है ASEAN, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा, आसियान का फुल फॉर्म क्या है और आसियान के संस्थापक सदस्य कौन थे। ठीक है, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और या हिंदी में लिखोगे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्लियर है? तो आसियान का जो मुख्य रूप से जो है संस्थापक सदस्य थे 5। ठीक है, वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगर हम यहां से देखें तो यहां पर आप देख लीजिए मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, थाईलैंड और आपका जो यहाँ पर सिंगापुर। ठीक है, तो ये 5 जो देश हैं जो आप देख रहे हैं, मलेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, ये सिंगापुर, ये फिलीपींस और यहाँ पर आपका थाईलैंड। तो ये 5 जो देश है इन्होंने मिलकर बनाया था आसियान। तो आसियान का जो गठन है वो हुआ था 8 अगस्त 1967 को, जिसके लिए ये सभी देशों ने थाईलैंड के बैंकॉक में सभी देशों के विदेश मंत्री जो है
थाईलैंड के बैंकॉक में मिले थे और बैंकॉक में मिलने के बाद उन्होंने जो है एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको बोलते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र। और इस बैंकॉक घोषणा पत्र के अंतर्गत ही आसियान का गठन किया गया। क्योंकि आसियान का गठन जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को जो है आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? क्योंकि इसका गठन 8 अगस्त को हुआ है। क्योंकि इसके संस्थापक सदस्यों में एक सदस्य था इंडोनेशिया, इसी के लिए आसियान का मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में रखा गया। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का मुख्यालय। तो आपको याद रखना है, जब आसियान बना था तो आसियान बनते समय उसके 5 सदस्य ही थे, 5 संस्थापक सदस्य। तो वो 5 संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद 5 और जुड़ते हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है? तो जो आपको अगर आपसे पूछा जाता है आसियान के संस्थापक सदस्य कौन है, तो ये 5 सदस्य मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। क्लियर है? अगर यहां पर आप देखिए क्या हुआ, 1955 से लेकर 1975 तक एक युद्ध चलता है जिसको हम बोलते हैं वियतनाम युद्ध। ठीक है, वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध यहां पर होता है क्योंकि उस समय जो है लाओस और कंबोडिया जो है वो एक स्वतंत्र देश बने थे। ठीक है, तो और यहाँ पर वियतनाम के ऊपर पूरा चीन का हिस्सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो पक्ष, वियतनाम में 2 तरीके के लोग रहते थे। एक रहते थे कम्युनिस्ट लोग जो कि चीन का समर्थन करते थे, और एक लोग जो थे वो चीन का समर्थन नहीं करते थे। तो यहाँ पर वियतनाम 2 भागों में बढ़ गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम जो था वो उनको चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि दक्षिणी जो वियतनाम था उसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो ये जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में ही लड़ गए। ठीक है, उस लड़ने के कारण उसी को बोलते हैं वियतनाम युद्ध, जिसमें जो है जो लाओस का क्षेत्र, देखिए ये जो है लाओस का क्षेत्र है, यहां पर लाओस का जो क्षेत्र था वो क्या कर दिया था, उत्तरी वियतनाम के लिए अपने देश की सीमा को खोल दिया था। यानी उत्तरी वियतनाम की जो भी सेना थी वो लाओस में आकर बस गई थी, जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। इसी के लिए अमेरिका ने क्या किया, लाओस में प्रति 8 मिनट में एक जो है मिसाइल दागी थी। ठीक है, बारूद फेंका था वहां पर। तो हर 8 मिनट में लगातार जो है 10 से 15 साल तक अमेरिका जो है लाओस में बम ही फेंकता रहा, हर 8 मिनट में। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जो है जो बोलते हैं बारूद जो फेंकने का सबसे ज्यादा दर था अभी तक विश्व में, वो लाओस में ही है, जिसको अमेरिका ने लगातार लाओस में फेंका था बम। ठीक है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो युद्ध हो रहा था, इससे आसपास के जो क्षेत्र थे वो भी प्रभावित हो रहे थे। तो अंत में जो है संधि होती है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, है दोनों एक ही देश के लोग, लेकिन उनके मध्य संधि हो जाती है और वियतनाम युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन इस युद्ध के बाद इतनी हानि हो जाती है कि अब उनको समझ आता है, जैसे लाओस हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इन सबको समझ आ जाता है, क्योंकि इसी के समय जो है शीत युद्ध भी चलता रहता है। तो यहाँ पर उनको समझ आ जाता है कि हमको जो है पूरे जो हमारे आसपास के देश हैं उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वहां पर युद्ध के कारण इतनी जान माल की हानि हो गई है कि वो देश जो है अब आर्थिक प्रगति से वो पिछड़ जाएंगे। इसी के लिए वो क्या करते हैं, जो आसपास के आसियान देश जो रहते हैं, क्योंकि आसियान का गठन 1967 में हो गया था, तो आसपास के जितने भी और देश रहते हैं वो भी आसियान के साथ मिलकर आने का प्रयास करते हैं कि वो आसियान देशों के साथ जो है आगे हम अपनी आर्थिक प्रगति को बढ़ाएंगे। इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो ब्रुनेई 1984 में, ये है आपका ब्रुनेई। ब्रुनेई जो है 1984 में आसियान का सदस्य बनता है। वियतनाम जो है 1995 में आसियान का सदस्य बनता है। लाओस जो है 1997 में आसियान का सदस्य बनता है। म्यांमार भी जो है 1997 में सदस्य बनता है। याद रखिएगा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। और कंबोडिया जो है 1999 में जो है वो सदस्य बनता है आसियान का। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए आसियान के टोटल कितने सदस्य, पूर्ण सदस्य, तो वो है 10, जो है 5 पहले के इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद 5 सदस्य और शामिल हुए हैं, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इस तरीके से टोटल 5 पहले और 5 बाद के मिला लिए तो जो हमारे आसियान देश है उनकी टोटल सदस्य संख्या है 10। क्लियर है? तो यहाँ पर जो 8 अगस्त 1967 को जो आसियान देशों का पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें हम बैंकॉक घोषणा पत्र जारी किए, वहीं पर आसियान का गठन हुआ। तो वहां पर आसियान के कुछ उद्देश्य बताए गए, यानी आसियान का गठन किस लिए किया जा रहा है।
तो सबसे पहला उद्देश्य वहां पर बताया गया सदस्य देशों में साझा बाजार तैयार करना, क्योंकि आर्थिक रूप से जो है ये देश प्रगति करना चाह रहे थे, तो इसी के लिए सदस्य देशों में साझा बाजार तैयार करना, यानी एक मार्केट तैयार करना और आपस के देश में आयात निर्यात करना, तो उनके लिए एक प्रॉपर मार्केट बन जाएगा ताकि वो सदस्य जो है बाहर देशों के ऊपर डिपेंड ना रहे, हम आसियान देश आपस में ही मार्केट अपना तैयार कर लें। सेकंड, सदस्य देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाना। अगर किसी भी देश को पैसों की तंगी होती है या वो आर्थिक रूप से पिछड़ता रहता है, तो आसियान देश क्या करेंगे, अपने जो आसियान में शामिल देश है उनको सहयोग प्रदान करेंगे, ठीक है, आर्थिक रूप से उनकी मदद करेंगे ताकि वो देश जो है वहां पर आर्थिक मंदी का शिकार ना हो या वो देश जो है घाटे में ना जाए। तीसरा है सदस्य देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग करना। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र अगर आप देखेंगे, ये जितने भी देश हैं यहाँ पर या तो हिंदू लोगों की जनसंख्या ज्यादा है या बौद्ध धर्मों को मानने वाले जनसंख्या ज्यादा है, तो सांस्कृतिक दृष्टि से उनका कल्चर भी लगभग एक ही टाइप का है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सदस्य देशों में सामाजिक, यानी जो वहां के लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर को ऊंचा कैसे उठाना है वो क्षेत्र में, महिला कल्याण कैसे करना है, महिला सशक्तिकरण कैसे करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कैसे करना है, ये सब चीज में। सांस्कृतिक क्षेत्र में जैसे मैंने कल्चर बताया सबका एक ही जैसे है। वैज्ञानिक, अगर वहां पर कुछ टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है तो उसका आदान प्रदान करेंगे। प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आएगी वो भी आपस में आदान प्रदान करेंगे ताकि सभी देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर काम कर सके। तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी काम करना है वो एक साथ मिलकर करेंगे, तो इस सभी चीजों में उनको आपस में सहयोग प्रोवाइड करना था। और सामूहिक रूप से समस्याओं को सुलझाना, अगर किसी एक भी देश में समस्या आ रही है तो वो सब मिलकर आपस में उस देश की समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यानी आप बोल लीजिए अगर देश में कुछ संकट है तो उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, सबको वहां पर मिलकर सहयोग प्रदान करेंगे, ठीक है। और अगला है कृषि व उद्योग के अधिक उपयोग, क्योंकि ये सब क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, तो कृषि भी वहां पे कृषि के बढ़ावा देने के लिए काम करना, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम करना, परिवहन व संचार साधनों में सुधार करना, ताकि देखिए कृषि को, जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ाया था, कृषि और उद्योग को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम परिवहन और संचार के साधन को बढ़ावा कर पाए, क्योंकि ये जो भी चीज प्रोडक्ट बना रही है या कृषि से हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका आदान प्रदान करने के लिए परिवहन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो परिवहन व संचार साधनों में सुधार करके इन क्षेत्रों में सुधार लाना ताकि जो है लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके, क्योंकि वहां की भी अधिकतर जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना ताकि वो उनका जो जीवन स्तर है वो हम उठा सके। लेकिन आपको याद रखना है कि इनके मध्य एक और संधि हुई है जिसके तहत जो है ये जो देश है किसी भी देश के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप का मतलब ये है कि अगर कोई देश के अंदर कुछ गतिविधियां हो रही है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे अगर जब तक ये उनसे मदद ना मांगे, ठीक है। मदद मांगेंगे तभी करेंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये मदद मांग रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको मदद मांगना जरूरी है। अगर ये मदद नहीं मांग रहे हैं तो ये कोई भी उनको सहयोग उस समय नहीं करेंगे, यानी उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता आसियान देश कोई भी, ठीक है। दूसरा, ये अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो शांति के लिए जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी शांति के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, तो उन्हीं नियमों को आसियान भी फॉलो करता है, ठीक है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसियान बहुत काम करता है और सभी अपने देशों से सहयोग करता है। यहाँ पर आसियान का कुछ एक आदर्श वाक्य है, वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। जो आदर्श वाक्य है आसियान का वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। अगर हम यहां पर देखें तो आसियान अब भी कैसे इंपॉर्टेंट हो रहा है भारत के लिए, अगर हम सोचें तो देखिए ये हो गया आपका भारत, ठीक है। भारत का जो है ये है, इधर जो है भारत के ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इधर जो है वो है दक्षिण चीन सागर। तो अगर आप देखें तो आप ये बोल सकते हैं जितने भी आसियान देश है, ये पूरा आसियान देश है, तो आसियान देश क्या कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी को अलग कर रहे हैं दक्षिण चीन सागर से, ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य ही स्थित है पूरे आसियान देश, ठीक। तो अगर आपको चीन की विस्तारवादी नीति देखना है तो चीन क्या कर रहा है,
जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वहां पे उनको इतना ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है कि वो पटा नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद जो है उनकी गवर्नमेंट में जाकर हस्तक्षेप कर रहा है चीन। ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, श्रीलंका में देख सकते हैं, चीन क्या कर रहा है, वहां पर लोन ज्यादा दे रहा है और वो पटा नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद जो है चीन उनकी नीतियों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो यहां पर नीतियों में हस्तक्षेप करके चीन क्या करेगा, भारत में दबाव बना रहा है, क्योंकि भारत के जितने भी आपने देखा होगा पड़ोसी देश अब जो है वो भारत के खिलाफ जाने लगे, वो भी चीन की वजह से। ठीक है, कुछ कुछ भारत की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान तो पहले से विरोधी था, श्रीलंका में भी अब चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, तो श्रीलंका भी भारत में दबाव बना रहा है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो भारत के लिए आसियान देश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी आसियान देश है, ये ऊपर तो पूरा चीन है यहाँ पे, तो ये चीन जो है उनके पड़ोसी देश क्या हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब चीन के ही तो पड़ोसी देश हैं। तो भारत अगर आसियान देशों के साथ मिलकर काम कर देगा तो वो भी जो है चीन में कूटनीतिक दबाव बना देगा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो है, जैसे भारत का व्यापार कहां से होता है, अधिकतर व्यापार आप देख रहे हो चीन से आ रहा है सामान। सेम चीज बनाता है, कौन बनाता है, वियतनाम, ताइवान। ठीक है, वो भी वियतनाम ये हो गया, ताइवान यहां पर आता है, आसियान देश नहीं है तब भी वो ताइवान आता है। तो अगर भारत चीन से व्यापार बंद करके यहां पर वियतनाम और ताइवान से व्यापार ज्यादा कर लेगा तो चीन का मार्केट टूट जाएगा, और यहां से वियतनाम से भी सामान लेगा तो देखिए दक्षिण चीन सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी होते हुए जो सामान है वो भारत आसानी से भी आ जाएगा। ठीक है, तो भारत की डिपेंडेंसी जो है चीन में कम हो जाएगी। तो सीधा सीधा भारत जो है आसियान देशों से व्यापार बढ़ा के चीन के ऊपर दबाव बना सकता है आर्थिक रूप से। दूसरा चीज, अगर भारत को देखिए, अगर चीन में अटैक करना है तो भारत अपनी नौसेना भी चीन में आसानी से भेज सकती है अगर वो आसियान देशों से संपर्क में रहे, क्योंकि यहां से बंगाल की खाड़ी हो गया, यहां से वो सीधा दक्षिण चीन सागर चली जाएगी हमारी नौसेना और दक्षिण चीन सागर से अटैक कर देगी चीन में। यानी सामरिक महत्व के लिए भी हमारा जो है आसियान देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीन में दबाव बनाने के लिए। तो हमारा दो तरीके से आसियान देश किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, पहला जो है वो है आर्थिक रूप से, क्योंकि आसियान देशों से हमारा आयात निर्यात होने लगेगा, चीन से जितना आयात निर्यात होता है वो कम कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां से जो है हमारा अगर जो चीज हम चीन से जाकर ले रहे हैं, आयात कर रहे हैं, हम वियतनाम और ताइवान से करेंगे, उनके ऊपर उन पर जो उनका इन देशों का जो भी आयात शुल्क रहेगा उसको कम कर देंगे, चीन का आयात शुल्क बढ़ा देंगे, तो चीन का हमारे देश में कोई भी सामान कम आने लग जाएगा क्योंकि वो महंगा हो जाएगा और इन देशों का सामान सस्ता हो जाएगा, तो ये देश डायरेक्ट जो है भारत में सामान भेजेंगे। ठीक है, तो चीन को आर्थिक रूप से भी दिक्कतें होंगी। दूसरी चीज ये है, अगर भारत जो है आसियान देशों से संपर्क रहता है तो वो कभी अगर भारत चाइना का युद्ध होता है तो यहां से वो अपने सामरिक महत्व के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अपनी नौसेना को दक्षिण चीन सागर से होते हुए जो है चीन भेज सकता है। आपने सुना भी होगा बीच में जो चाइना था वो दक्षिण चीन सागर में अपने जो है प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, एरिया को घेर रहा था जो दूसरे देशों के संपर्क में आया था, वो इसी के लिए कर रहा था क्योंकि ये सब मार्ग को बंद कर दिया जाए। ठीक है, और वहां पे उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाए तो चीन पर अटैक कभी ना हो सके। तो अगर भारत अभी भी आसियान देशों के से ज्यादा संपर्क में आता है तो सीधी सी बात है, पूरा मार्ग जो है बंगाल की खाड़ी को जोड़ देगा दक्षिण चीन सागर से, और दक्षिण चीन सागर से भारत जाकर डायरेक्ट अटैक कर सकता है चाइना के ऊपर, क्योंकि आसियान देश भारत के समर्थन में रहेंगे। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, उसको हम आगे देखेंगे। तो अब जो पार्ट कवर करेंगे हम वो करेंगे कि आसियान देशों से भारत को लाभ क्या है और आसियान देशों से भारत को हानि क्या हो रही है। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था भारत और चाइना से रिलेटेड आसियान का। तो अब हम देखते हैं कि भारत का नॉर्मल आसियान में क्या, भारत आसियान का सदस्य कब बना है, पूर्णकालिक सदस्य नहीं है भारत, जो है अस्थायी सदस्य है आसियान का, तो वो कब बना, भारत का आसियान में क्या योगदान है और उसके महत्व को समझते हैं। अब हम यहाँ पर जो पेपर में 4 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी, कि आसियान का जो है संस्था कैसा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देख लेते हैं। तो आसियान का अगर हम संस्था तंत्र देखें तो सबसे पहले जितने भी आसियान 10 देश हैं उनका जो है एक शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष या 1 वर्ष के बाद आयोजित होता है। वैसे मुख्य रूप से अगर देखें जो इनका चार्टर बना था जिसको हम संविधान बोलते हैं,
उनके चार्टर के हिसाब से जो है प्रत्येक वर्ष में 2 बैठक होना आसियान की जरूरी थी, लेकिन कभी कभी वो लेट भी हो सकते हैं, यानी एक वर्ष में 2 बार आसियान की बैठक होना जरूरी थी, उनका चार्टर बोलता है। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से आसियान की बैठक कभी साल में होती, कभी 2 साल में एक बार हो रही है, ठीक है। लेकिन उनके संविधान के हिसाब से जो है हर साल में 2 बार होना जरूरी था। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आसियान का अध्यक्ष कौन बनेगा, यानी किस देश का सदस्य आसियान का अध्यक्ष बनेगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हम जितने भी आसियान के 10 देश हैं, ठीक है, जो आसियान के 10 देश है उनको हम अल्फाबेट वाइज लिखेंगे। तो अल्फाबेट वाइज लिखने में जो सबसे पहला सदस्य मतलब पहला देश आएगा अल्फाबेट के हिसाब से, उसका जो व्यक्ति रहेगा वो आसियान का अध्यक्ष बनेगा पहला। फिर ऐसे अल्फाबेट वाइज जो है सब अध्यक्ष बनते रहेंगे। तो आसियान का जो है अल्फाबेट वाइज हम सभी देशों के नाम लिखे गए, और उसमें जिस अल्फाबेट के हिसाब से जिस देश का नाम सबसे पहले आया उस देश का व्यक्ति आसियान का अध्यक्ष सबसे पहली बार बना। वैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा ऐसे बना, ठीक है। तो हर वर्ष जो है आसियान का एक नया अध्यक्ष बनता है। क्लियर है। तो अब आसियान का जो अध्यक्ष बनेगा वही आसियान का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है संविधान के हिसाब से एक वर्ष में 2 बार, तो आसियान के शिखर सम्मेलन की वो अध्यक्षता भी करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सभी आसियान के देश जो है इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हर देश के मुख्यमंत्री, हर देश के जो विदेश मंत्री रहते हैं, और साथ साथ अगर विदेश मंत्री नहीं तो कई देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है यहाँ पर सबकी बैठक होती है, सब अपने आसियान देश जो रहते हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र की जो भी दिक्कतें रहती है उसको बताते, किन किन समस्याओं को उन्होंने सॉल्व किया, वो सब यहाँ पे डिस्कस होता है। क्लियर है। तो 7 से 8 अक्टूबर 2003 इंडोनेशिया के बाली में आसियान का जो है शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में जो है आसियान का एक वहां पे डिसाइड होता है, इस शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के बीच एक संधि होती जिसके तहत जो है आसियान कॉन्कर 2 नाम दिया जाता है, जिसके तहत जो है आसियान मंत्रालिक परिषद की स्थापना की जाती है। आसियान मंत्रालिक परिषद को ही हम आसियान कॉन्कर 2 भी बोलते हैं, पेपर में आ सकता है आसियान कॉन्कर 2 क्या है या किससे संबंधित है। तो आसियान कॉन्कर 2 जो है आसियान देशों का 7 से 8 अक्टूबर 2003 बाली इंडोनेशिया में एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसके तहत जो है आसियान मंत्रालिक परिषद का गठन किया गया यूरोपीय संघ के तर्ज पर, ठीक है। जैसे यूरोपीय संघ काम करता है, यूरोपीय यूनियन, वैसे ही जो है उसी की तर्ज पर जो है आसियान मंत्रालिक परिषद का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं 4 विभाग बनाए गए या 4 मंत्रालय बनाए गए। पहला मंत्रालय था या विभाग था समन्वय परिषद, जिसका काम होगा आसियान देशों के मध्य समन्वय स्थापित करना। दूसरा था राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, जिसका काम था जो जितने भी आसियान देश उसके मध्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करना। तीसरा था आर्थिक समुदाय परिषद, जिसका प्रमुख काम था आसियान देशों के मध्य जो है आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान रखना। और चौथा था सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद, जिसका प्रमुख कल्चर से रिलेटेड जो भी काम है, जो अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आसियान देशों में जो भी कार्य हो सकते हैं उस पर विचार करने का काम था। क्लियर है। तो ये 4 मंत्रालय या 4 विभाग बना दिए गए। मुख्य रूप से जो है इसका यहाँ पर विजन 2020 दिया गया आसियान देशों के माध्यम से, और विजन 2020 के मध्य उनका एक लक्ष्य डिसाइड किया गया कि हम 2020 तक जो है एक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र जो है फ्री, जो उनका आपका व्यापार ट्रेड करने का जो क्षेत्र आसियान देशों के मध्य वो स्थापित हो जाएगा। यानी 2020 तक हम पूरे आसियान देश जो है स्वतंत्र व्यापार करने लगेंगे, ठीक है। एक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र जनरेट कर लेंगे, ठीक है, जिससे उनको लाभ होगा। तो ये उनका विजन 2020 था, वहां पर उन्होंने रखा भी था इसको। क्लियर है। तो ये 4 विभाग समन्वय परिषद, राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आर्थिक समुदाय परिषद और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद, इन चारों को मिलाकर बोला जाता है आसियान कॉन्कर 2। ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है 2 नंबर में आसियान कॉन्कर 2 क्या था, ठीक है। तो आसियान मंत्रालिक परिषद का गठन किया गया। यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, यहाँ पर इसका गठन हुआ, ये 4 विभाग बने, और उनका विजन था कि हम 2020 तक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र स्थापित कर लेंगे अपने आसियान देशों के मध्य। तो इसी के लिए आसियान कॉन्कर 2 का आयोजन किया गया था, आपको ये बताना, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत का आसियान से क्या संबंध रहा और भारत कैसे आसियान में शामिल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने जो टोटल 10 देखे थे, 10 देश जो पड़े थे वो आसियान के पूर्ण सदस्य थे, ठीक है। लेकिन आसियान के, या आप बोल सकते हो आसियान के वो स्थायी सदस्य थे, लेकिन आसियान के कुछ अस्थायी सदस्य भी है, जिसमें से एक है भारत।
ठीक है। तो भारत जो है 1992 में क्षेत्रीय संवाद सहयोगी बना था, यानी आसियान देशों को अगर कुछ भारत से राय की जरूरत होती थी तो वो राय ले सकते थे, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। मतलब भारत तभी राय दे सकता था जब आसियान देश लेंगे। तो 1992 में क्षेत्रीय संवाद सहयोगी के रूप में भारत आसियान का एक सदस्य बना था अस्थायी रूप से, लेकिन जब तक आसियान देश इससे कुछ सहयोग नहीं मांगेंगे भारत नहीं दे सकता था। 1996 में भारत पूर्ण संवाद सहयोगी देश बना, यानी अब आसियान को वो अगर वो कुछ बोल भी नहीं रहे तो अपनी राय आसियान के सामने वो रख सकता था भारत, ठीक है। तो पूर्ण सहयोग संवाद सहयोगी बना 1996 में। 1996 में भारत को जो है आसियान क्षेत्रीय मंच का भी सदस्य बना दिया गया। आसियान क्षेत्रीय मंच यानी आसियान रीजनल फोरम यानी ARF। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो है 1994 ब्रुनई में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य आसियान देशों के मध्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था, यानी सुरक्षा संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया गया, जिसके वर्तमान सदस्य 27 हैं। अभी 27 सदस्य जिसमें 10 सदस्य स्थायी सदस्य आसियान के और 17 जो है अस्थायी सदस्य, जिसमें से एक भारत भी है, और भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, ये सब जो है श्रीलंका, ये सब आसियान के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, वो क्षेत्रीय मंच में भी शामिल है। तो भारत भी आसियान क्षेत्रीय मंच का ही एक सदस्य है, और भारत को जो आसियान क्षेत्रीय मंच जो है 1996 में इसकी सदस्यता मिली थी, यानी आसियान देशों में सुरक्षा की स्थापना और आसियान के आसपास जो देश हैं जो अस्थायी सदस्य, वहां भी सुरक्षा स्थापना करना, यानी वहां पर आप बोल लीजिए कोई आपस में युद्ध ना लड़ना, ये सब के लिए जो है उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी 1996 में, ठीक है। 1994 में जिसका भारत सदस्य बना 1996 में। अगर हम यहाँ पर देखें तो आसियान का एक 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि ब्रुनई में हुआ था। उस शिखर सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया कि जो भारत है वो भी मतलब भारत जो है वो आसियान के साथ शिखर बैठक करेगा। यानी क्या होता है, जैसे आसियान का प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन होता है तो वहां भी भारत को आमंत्रित किया जाएगा। जो भारत के जो मुख्य प्रधानमंत्री है या विदेश मंत्री वो आसियान देशों के साथ मिलकर प्रति वर्ष अब शिखर बैठक करेंगे। तो जो आसियान और भारत का शिखर बैठक होता है उसको हम बोलते हैं ASEAN+1, ठीक है। तो ASEAN+1 यानी आसियान के सभी देश जो हैं 10 स्थायी देश और उसके जो सदस्य हैं वो 10 देश के जो प्रमुख रहेंगे वो वहां पर रहेंगे और वो भारत के साथ मिलकर कुछ बातचीत करेंगे, अपना सहयोग स्थापित करेंगे, ठीक है। तो आसियान इससे पहले जो था केवल 3 ऐसे अस्थायी सदस्य था जिससे वो शिखर बैठक करता था। वो 3 देश थे, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ये आसियान के अस्थायी ऐसे सदस्य जिनसे जो है आसियान देश शिखर बैठक करते हैं अलग से, तो इनको बोला जाता है ASEAN+3, ठीक है। ASEAN+3 में आसियान देश प्लस चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ये 3 है, इसी के लिए इसको ASEAN+3 बोलते हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान यानी क्या करते हैं, जितने भी आसियान देश है 10, वो चीन से परमानेंट प्रतिवर्ष शिखर बैठक करते हैं, दक्षिण कोरिया से प्रतिवर्ष शिखर बैठक करते हैं, जापान से प्रतिवर्ष शिखर बैठक करते हैं। उसी की तर्ज पर जो है 7वां शिखर सम्मेलन जब आसियान का हुआ था ब्रुनई में, तो ये डिसाइड किया गया कि आसियान देश अब भारत से भी जो है शिखर बैठक करेंगे प्रतिवर्ष, ठीक है। क्योंकि किसी ने यहाँ पर एक जो प्रमुख जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने यहाँ पर कहा भी था कि आसियान जो है एक प्लेन है, ठीक है, यानी जेट प्लेन है, जिसका अगर आप देखें तो उसका पश्चिमी पंख जो है जेट विमान रहता है, जेट के 2 पंख रहते हैं, एक पश्चिम तरफ एक पूर्व तरफ, तो जो उसका पश्चिमी पंख है वो है भारत। देखिए ये आसियान देश हो गए, आसियान के पश्चिम में भारत और आसियान के जो पूर्व तरफ है वो है आपके दक्षिण कोरिया, यहाँ पर दक्षिण कोरिया और जापान आते हैं, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा था कि आसियान का जो पश्चिमी पंख है वो है, यानी आसियान एक जेट विमान है जिसका पश्चिमी पंख है भारत और उसका पूर्वी पंख है दक्षिण कोरिया और जापान। इनके बिना इस आसियान रूपी जेट विमान उड़ नहीं सकता, यानी अगर उनके पंख ही नहीं रहेंगे तो आसियान जो है उड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता, अगर आप सोचें आसियान के लिए मार्केट कौन है, आसियान व्यापार क्षेत्र के लिए, अब ये तो सब छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उनका बड़ा मार्केट कौन है, भारत तो है। अगर भारत में वो व्यापार करेंगे, जैसे कि मैंने बताया भारत एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो उनका व्यापार का सबसे सुगम माध्यम क्या है कि वो भारत से व्यापार करें। सेम चीज है, दक्षिण कोरिया एक बड़ा मार्केट है, जापान एक बड़ा मार्केट है, तो जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा था कि आसियान का जो पश्चिमी पंख है वो है, यानी आसियान एक जेट विमान है जिसका पश्चिमी पंख है भारत और उसका पूर्वी पंख है दक्षिण कोरिया और जापान। इनके बिना इस आसियान रूपी जेट विमान उड़ नहीं सकता, क्यों नहीं उड़ सकता, अगर आप सोचें आसियान के लिए मार्केट कौन है, आसियान व्यापार क्षेत्र के लिए, अब ये तो सब छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उनका बड़ा मार्केट कौन है, भारत तो है। अगर भारत में वो व्यापार करेंगे, जैसे कि मैंने बताया भारत एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो उनका व्यापार का सबसे सुगम माध्यम क्या है कि वो भारत से व्यापार करें। सेम चीज है, दक्षिण कोरिया एक बड़ा मार्केट है, जापान एक बड़ा मार्केट है,
तो इनके बिना ये उड़ नहीं सकता, क्योंकि चीन को इसलिए वहां पर शामिल नहीं किया उन्होंने क्योंकि चीन हमेशा अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा करता है, इसलिए वो अपने जितने भी जो छोटे देश उसके नीचे आ रहे हैं सबको कुछ ना कुछ प्रताड़ित करता रहता है। जैसे चीन से ही संबंधित आप हांगकांग को देख लीजिए, ठीक है, वहां पर भी अभी आप देख लीजिए प्रोटेस्ट चल रहा है। सेम चीज चीन जो है इन देशों के साथ भी करता है। इसी के लिए अगर आसियान को चीन को वहां पर चीन से सीधा फाइट करनी है तो उसको दो आप बोल सके दो पंखों की आवश्यकता है, एक है भारत और एक है जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो दोनों ही आसियान के एक पश्चिमी पंख है एक पूर्वी पंख है। अगर ये सब मिलकर ये पूरा जेट विमान तभी मिलकर काम कर सकता है जब वो आपस में सहयोग करें। ठीक है, अगर ये आपस में सहयोग करेंगे तो चीन को इकट्ठा टक्कर दे सकते हैं वो। क्लियर है, तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आसियान देशों ने यहां पर जो भारत है उससे जो है शिखर सम्मेलन करने का निर्णय लिया था अलग से, वो आसियान +1 कहला गया। और दक्षिण कोरिया और जापान से तो पहले ही करते, चीन से भी करते ही है सहयोग पाने के लिए, लेकिन चीन हमेशा विस्तारवादी नीति रखता है, इसलिए दक्षिण कोरिया जापान से तो करते ही हैं। तो उनका पूर्वी पंख भी आ गया, पश्चिमी पंख भी आ गया, अगर वो मिलकर प्रयास करे तो चीन को पीछे कर सकते हैं। तो यहां पर अब हम कवर करते हैं कि भारत को आसियान से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो पाठ हम कवर करते हैं। अब देखते हैं कि भारत को आसियान से क्या फायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला भी अगर हम फायदा देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो चीनी आक्रामकता पर लगाम लगाई जा सकती है। इससे ये फायदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया सामरिक रूप से जो है हमको इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आसियान देश, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को अलग कौन कर रहा है, आसियान देश अलग कर रहे हैं। तो भारत जो है अपनी सेना को नौसेना को आसानी से दक्षिण चीन सागर से होते हुए चीन पर आक्रमण कर सकती है। तो चीन पर लगाम लगाने के लिए जो है आसियान देश या आसियान का हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो चीन आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए आसियान इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 2009 में द्विपक्षीय समझौता हुआ था आसियान देश और भारत के मध्य, जिसमें जो है मुक्त व्यापार करने का एक प्रावधान रखा गया था, यानी टैक्स में बहुत सारी कमी हो जाएगी और वो आसानी से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो 2017-18 में भारत और आसियान देशों के मध्य जो हमारा मुक्त व्यापार हुआ था वो था $81.33 बिलियन 2017-18 में। ठीक है, यानी 2017-18 में $81 बिलियन का व्यापार हुआ था हम भारत का आसियान देशों से, यानी आयात और निर्यात मिला के कुल $81 बिलियन, और 2022 तक इसको 200 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी भारत का आयात और निर्यात की दृष्टि से आसियान देश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको चीन पर रोक लगाना है तो हमको आसियान देशों से और व्यापार अपने को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर चीनी सामानों पर रोक लगाना है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद, तो ये संधि हुई है भारत और आसियान देशों के मध्य। अगर भारत में कभी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आती है या आसियान देशों में आती है, आतंकवाद से रिलेटेड, यूएनओ में सुधार यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर भारत को आसियान देशों की किसी की मदद लेनी हो या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में कुछ दिक्कतें आ रही हो तो आसियान देश भारत को समर्थन करेंगे, और आसियान देशों में अगर कुछ दिक्कतें आ रही तो भारत आसियान देशों को समर्थन करेगा। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव। जैसे कि मैंने बताया भारत जैसे कि जितने भी आसियान देश अगर हम देखें तो वहां पर अधिकतर हिंदू व बौद्ध धर्मों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। तो भारत से ही ये दोनों धर्मों का उद्भव हुआ है, हिंदू और बौद्ध धर्म जो है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से ये दोनों जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां के जो पर्यटक है वो भारत में आते हैं और भारत के पर्यटक वहां भी जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण भारत के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। एक है मेकांग गंगा सहयोग। मेकांग गंगा सहयोग जो है 2010 बैंकॉक में जो है आसियान देशों की एक मीटिंग हुई थी, शिखर सम्मेलन। उसमें डिसाइड किया गया कि 6 देश मिलकर मेकांग गंगा सहयोग का संगठन बनाएंगे या मेकांग गंगा सहयोग एक बोल लीजिए योजना चालू करेंगे। मेकांग नदी जो है वो निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत से निकलकर वो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और गंगा नदी तो आप पता ही है भारत की। तो ये दोनों जो है दोनों को मिलाकर, क्योंकि टोटल 6 लोगों की मिलकर 6 देशों की मिलकर ये योजना थी,
तो क्योंकि जो मेकांग नदी है वो 5 देश से होकर बह रही है और भारत में गंगा नदी बह रही है, तो ये 5 को इन 6 देशों को मिलाकर इस सहयोग संगठन बनाना था। इसी के लिए गंगा और मेकांग नदी इन देश के लिए इंपॉर्टेंट नदी है और गंगा हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसी के लिए सहयोग संगठन को बोला गया गंगा मेकांग सहयोग संगठन, जिसके तहत जो है पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो है गंगा मेकांग सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। तो गंगा मेकांग मैंने जैसे बताया, मेकांग नदी चीन से तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए और जो मुख्य रूप से अगर आप बोल लीजिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेकांग गंगा सहयोग संगठन चालू किया गया था, जिसमें भारत और 5 आसियान के देश मिलकर इसको संचालित कर रहे हैं। अगर हम चुनौती देखें या हानि देखें, हमारा आसियान से क्या दिक्कतें हैं? निवेश व व्यापार में असंतुलन। जैसे कि भारत एक बड़ा मार्केट है इन देशों के लिए, लेकिन उन देशों के लिए मतलब भारत इन देशों में ज्यादा निवेश नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वहां मार्केट कम है। तो इनके लिए तो लाभदायक है आसियान के लिए भारत, लेकिन भारत के लिए आसियान का मार्केट लाभदायक नहीं है। वहां से वो आयात बढ़ा सकता है लेकिन निर्यात ज्यादा नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, जैसे सेकंड पॉइंट मुक्त व्यापार समझौता हमारा हुआ है, तो इससे क्या होता है, हम वहां से चीजें आयात तो आसानी से कर ले रहे हैं। जैसे अभी हमको चीन मार्केट में रोक लगाना है तो हम उनसे आयात को बढ़वा सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान हमारा चीन से भी यही हो रहा है और उनसे भी यही होगा कि जो हमारे जो स्थानीय मार्केट की जो चीजें वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता है जिससे आयात शुल्क बहुत कम लगेगा। आयात शुल्क कम लगेगा तो वहां से जो चीजें आएंगी, जो भारतीय बाजार में चीजें बन रही उनसे सस्ती पड़ेंगी, तो जिसके कारण जो स्थानीय बाजार है वो पूरी तरीके से खराब हो गए हैं। ठीक है, तो इनको उठाने के लिए जो है हमको मुक्त व्यापार समझौता कठिन पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मुक्त व्यापार समझौता रहा तो हमारे लिए जो है आयात की गई वस्तु सस्ती हो जाएगी जो स्थानीय वस्तु है उससे, तो ये दिक्कतें आ रही है। तीसरा है मादक पदार्थों की तस्करी। जो आसियान देश है वहां से मादक पदार्थों की तस्करी होकर भारत आ रहा है। ठीक है, ये दिक्कत है। काला धन, अब क्या कर रहे हैं, जो आसियान देश में जो कोई भी व्यक्ति जो ब्लैक मनी कमाया हुआ है वो अपना जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है भारत में पैसा निवेश कर रहा है और भारत से जो पैसा निवेश करके वो जो है उस मनी को व्हाइट कर ले रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो उन्होंने काला धन कमाया है उसको मार्केट, भारत के मार्केट में लगाकर उस काले धन को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी आसियान देशों से भारत में हो रहा है, ये भी दिक्कत है। और आखिरी जो है चीन का हस्तक्षेप। ठीक है, चीन, क्योंकि चीन भी जो है आसियान का एक अस्थायी सदस्य है, तो चीन भी जो है आसियान देशों में कुछ ना कुछ, क्योंकि वो इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करता है आसियान देशों में, तो चीन का कहीं ना कहीं प्रभुत्व है उनके ऊपर। ठीक है, तो चीन से कहीं ना कहीं वो कतराते हैं वो भी देश। तो चीन जो है अगर वो आसियान देश भारत का समर्थन करने लगते हैं तो चीन का भी हस्तक्षेप बढ़ता है। क्लियर है? तो यहां पर इन सबको अगर हम देखें ओवरऑल, अगर भारत भी अभी आसियान देशों में ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेगा तो सीधी बात है आसियान देश जो चीन का समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की ओर भी खिसकेंगे। ठीक है, तो भारत के लिए अभी आसियान देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीन में दबाव बनाने के लिए, ताकि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, प्रभुत्ववादी नीति है, उसको खत्म किया जा सके और चीन पर दबाव बने। क्योंकि चीन भी जानता है इन पूरे एशिया में जो चीन का एकमात्र जो चीन को अपोज कर सकता है, चीन को हरा सकता है, वो भारत ही है। ठीक है, तो इसी के लिए चीन जो है भारत के ऊपर दबाव बनाता है हमेशा। तो अब भारत को चीन के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसको आसियान की मदद लगेगी भारत को। अगर भारत ने आसियान को अपने समर्थन में ले लिया तो चीन को भी हम दबाव में ला देंगे। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक आसियान वाला, जिसमें हमने देखा कि आसियान होता क्या है, उसके सदस्य क्या, आसियान में भारत की भूमिका क्या है और भारत को उससे लाभ या हानि क्या है, ये पार्ट हमने कवर कर लिया। तो अभी जो आपको कंक्लूजन में वही लिखना पड़ेगा कि वर्तमान की स्थिति देखते हुए आसियान भारत के लिए एक लाभदायक समझौता है। अगर भारत आसियान देशों में अपना निवेश बढ़ाएगा तो उनका समर्थन प्राप्त करेगा तो हम चीन पर दबाव बना सकते हैं, कूटनीतिक दबाव। क्लियर है? तो ये था आज का पार्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने जो डिटेल दिया था आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट में भी डिटेल रहेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।